अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। बर वक्त वीडियोस देखने के लिए सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। आइए चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ। कादिर खान ने अटैची केस खोल दिया। इसमें गेरू रंग के कपड़े रखे हुए थे, 3 लंबे लंबे कुर्ते थे, 3 धोतियां थी, 3 गले में लटकाने वाले कपड़े के झूले थे, 3 बीने थी। ये सारा लिबास इसी इलाके के सपेरों का था। वजीर अली ने मुझसे कहा, भाई अब कोई सवाल मत पूछना, जिस तरह हम करते हैं तुम्हें भी करते रहना होगा। हमने अपने कपड़े उतार कर सपेरों का लिबास पहन लिया, सरों पर भी गेरू रंग के रुमाल बांध लिए। वजीर अली ने हम सबके शहरी लिबास यानी बुश शर्टें और पतलूनें एक तरफ तय करके रख दी। अपनी सदरी की जेब में से इसने बटुआ निकाल कर खोला, इसमें काफी करेंसी नोट थे। वजीर अली ने 300 रुपए मुझे दिए, 300 रुपए कादिर खान को दिए और बाकी रुपए अपने लंबे कुर्ते के अंदर जो सदरी जेब थी इसमें रख लिए। मैंने कहा, अपने पास असला तो नहीं कर तो कम से कम एक बड़ा चाकू जरूर रखना चाहिए। कादिर खान ने टीची केस में हाथ डालकर एक थैला निकाला, इसमें 3 कमांडो चाकू और एक ऑटोमेटिक पिस्तौल था। चाकू इन्होंने अपने पास रख ली और ऑटोमेटिक पिस्तौल मुझे देकर बोले, हमें मालूम है तुम तरबियत याफ्ता गोरीले हो, पिस्तौल भी तुम अपने पास ही रखो। मैंने पिस्तौल को गौर से देखा, बड़ी जदीद किस्म का पिस्तौल था। इसके आगे साइलेंसर भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से फायर का धमाका नहीं होता था। मैंने रुपए, चाकू और पिस्तौल अपने गेरू रंग के लंबे कुर्ते के अंदर सदर की जेब में रख लिए। मैंने कादिर खान से कहा, कादिर भाई हम सपेरे तो बन गए हैं, लेकिन हमारे पास सांप एक भी नहीं है। कादिर खान मुस्कुराया, कहने लगा, दुल्हा के बगैर कभी बारात सजी है। इसने अटैची केस में हाथ डालकर एक दरमियान साइज की पिटारी निकाली, जिस पर कपड़ा लिपटा हुआ था। कपड़ा हटाकर इसने पिटारी हमारे दरमियान फर्श पर रख दी। अपने एक हाथ में रुमाल पकड़ लिया और बोला, पीछे पीछे हट जाओ, इन सांपों का जहर नहीं निकाला हुआ। मैं और वजीर अली परे हट गए। कादिर खान ने पिटारी का ढकना उठाया तो इसके अंदर से फंकारों की आवाज आई। मैंने देखा कि पिटारी में बालिश बालिश भर के कितने ही सांप एक दूसरे में घुसकर रेंग रहे थे और अपने इंसानी अंगूठों के बराबर अपने मुंह उठा कर जबानें बाहर निकाल रहे थे। इन सांपों के रंग मटियाले थे। मुझे अपने ट्रेनिंग का दौर याद आ गया, जिस दौरान मैं कमांडो ट्रेनिंग कर रहा था। उस दौरान मैंने सांप भी खाए थे। खैर, कादिर खान कहने लगा, ये बहुत जहरीले सांप हैं। मैं अपने एक बहुत बड़े पुराने दोस्त सपेरे से 1 महीने के लिए मांग कर लाया हूँ। मैंने इनके काटने से एक आदमी को मरते अपनी आंखों से देखा है। सांप ने इसके पांव पर टखने के करीब काटा था। जैसे ही सांप ने इसे काटा, वो खड़े कदम से गिर पड़ा, जैसे कोई टहनी दरख्त से कटकर गिरती है। ना इसके जिस्म से खून निकला, ना मुंह नाक से खून निकला। ना इसका जिस्म नीला पड़ा, ना इसका जिस्म गला सड़ा, बस वो पत्थर बन गया। हमने इसे हाथ लगाकर देखा, इस आदमी का जिस्म ऐसा था जैसे ठंडा पत्थर होता है। एक आदमी ने इसके पाँव के अंगूठे पर छड़ी मारी तो अंगूठा यूं टूटकर अलग हो गया, जैसे मिट्टी के लोटे पर छड़ी मारी जाए तो इसकी टूटनी अलग हो जाती है। जब मैंने अपने बंगाली सपेरे उस्ताद से इस सांप का जिक्र किया तो इसने कहा कि यह महापद्म सांप है। इसे काटने से आदमी या जानवर का जिस्म एकदम पत्थर बन जाता है। फिर इसने मुझे इस सांप की एक ऐसी खूबी या वस्फ बताई, जिसको सुनकर मुझे अलिफ लैला की कहानियां याद आ गई। मेरे बंगाली उस्ताद सपेरे ने बताया कि इस सांप में ये वस्फ है कि इसे दुश्मन के जिस्म से उतरा हुआ कोई कपड़ा सुंघा दिया जाए और इसके बाद इसे कुछ खाने पीने को ना दिया जाए, फिर इसे निकाल कर छोड़ दिया जाए तो दुश्मन जहाँ होगा ये सांप इसकी बू पर वहां पहुंच जाएगा और इसे काट कर अपने सपेरे के पास वापस आ जाएगा। दुश्मन चाहे मुल्क के किसी कोने में हो, ये वहां पहुंच जाएगा। रास्ते में चाहे आंधी आए तूफान आए, ये आंधी तूफान गुजर जाने के बाद दोबारा इस आदमी की बू पर चल पड़ेगा। जिस आदमी के उतरे हुए कपड़े एक बार सूंघ ले, इसे इस आदमी के जिस्म की बू सैकड़ों मील से महसूस हो जाती है। ये खास बस कुदरत ने सिर्फ इसी महापद्म सांप को दिया है। अब मैं समझ गया था कि इन लोगों का मंसूबा क्या है। जब मैंने इस मंसूबे की कामयाबी के इम्कानात का जिक्र किया तो वज़ीर अली बोला, भाई हम तुम्हारी तरह तरबियत याफ्ता गोरीले या कमांडो नहीं है। हमें हर तरह के हरबे इस्तेमाल करके दुश्मन को खत्म करना पड़ता है। ये ठीक है कि हम दुश्मन को कत्ल करते हुए कभी नहीं झिझकते। इस वक्त हम जहाद के मैदान में होते हैं और काफिर को सिर्फ इसलिए कत्ल करना अपना फर्ज समझते हैं कि वो इस्लाम का दुश्मन है। हम इस मिशन के दौरान जो कुछ भी करते हैं अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। हमारे वसाइल भी महदूद हैं, हमारे पास इतना असला भी नहीं है कि दुश्मन के साथ ज़्यादा देर पोजीशन में रहकर लड़ाई कर सकें। हमें अय्यारी और चालाकी से काम लेना पड़ता है। हम हर वो अरबा इस्तेमाल करते हैं जिससे हम इस्लाम के दुश्मनों को तहत कर सकें। मेरा ख्याल है अब तुम मेरा मतलब समझ गए होगे। बिल्कुल समझ गया हूँ, मैंने कहा और दिल में मैं खुदा से दुआ मांगने लगा कि या अल्लाह मुझे इस मोदी सांप से अपने पनाह में रखना। 7 बजे हमने शाम का खाना खा लिया और पौने 8 बजे जब अंधेरा छा गया तो हम गाड़ी में बैठकर करीबी रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। हमारी गाड़ी मुंबई के मुदाफाती जंगलों के पहाड़ी रास्तों से गुजर रही थी। अंधेरे में सिर्फ गाड़ी की बत्तियां ही हमें रास्ता दिखा रही थी। 8:30 बजे हम एक रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच गए। स्टेशन की रोशनियां देखकर वजीर अली ने गाड़ी एक तरफ खड़ी की, इसके ऊपर झाड़ियों की शाखें काट कर डाल दी। अब हम पूरे सपेरों के भेस में स्टेशन की तरफ चल पड़े। मैं इस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे यकीन है कि भारत के मुसलमान मुजाहिद आज भी अपने हकूक और आज़ादी और इज्जत नफ्स के वक़ार के लिए हिंदू से जंग लड़ रहे होंगे। और कोई अजब नहीं कि आज भी अहमदाबाद और सूरत के मुसलमान मुजाहिद इस पुरानी हवेली को अपनी खुफिया पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होंगे। इसलिए मैं यहाँ इस रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बताऊंगा। हम स्टेशन के बरामदे में जाकर बैठ गए।
गाड़ी के आने में अभी कुछ देर थी। ये मुंबई से भोपाल जाने वाली गाड़ी थी। कुली से पूछा तो इसने बताया गाड़ी 1 घंटा लेट है। हम सपेरों की तरह वहीं बरामदे के फर्श पर एक तरफ होकर बैठे रहे। किसी ने हमारी तरफ कोई तवज्जो ना दी। सपेरा साधु सन्यासी भारत के शहरों में आम नजर आ जाते हैं। वजीर अली ने कहा, मैं जाकर टिकट ले आता हूँ, तुम यहीं बैठो। वो अपना झूला और बीन हमारे पास रखकर इस तरफ चला गया जहाँ लोग गाड़ी के टिकट ले रहे थे। जहरीले सांपों वाली पिटारी कादिर खान के झूले में थी। सांपों को इसने अपने पास ही रखा हुआ था। मैंने कादिर खान से कहा कि तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा या मोहरा नहीं है जिसको पीने या मुंह पर रखने से इन सांपों का जहर उतर जाए। कादिर खान हंसकर कहने लगा, तुम फिक्र न करो, मैं किसी सांप को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। वैसे इन सांपों के काटने की कोई दवा मेरे इल्म में नहीं है। पुराने तजर्बेकार सपेरे भी इन सांपों से कभी गाफिल नहीं होते और बड़ी अक्लमंदी से इन्हें पकड़ते हैं। कोई मोहरा भी ऐसा नहीं है जो इन सांपों का जहर इंसान के जिस्म से चूस ले। इनका जहर इतना मौका ही नहीं देता। इधर ये काटते हैं, इधर आदमी गिरकर पत्थर हो जाता है। पत्थर में से मोहरा जहर कहाँ से चूसेगा। इतने में वजीर अली टिकट लेकर आ गया। इसने एक एक टिकट हमारे हवाले कर दिया। कहने लगा, टिकट बाबू कह रहा था ट्रेन कुछ लेट है, 15-20 मिनट बाद यहाँ पहुँचने वाली है। मेरा ख्याल है हमें प्लेटफार्म पर चलना चाहिए। हम बरामदे से उठकर प्लेटफार्म पर गए। वहाँ मुसाफिरों का काफ़ी रश था। भारत की आबादी काफ़ी बढ़ गई थी। 15-20 बरस पहले इतनी आबादी नहीं थी। कुछ देर में ट्रेन आ गई। हम 3rd क्लास के डब्बे में बैठ गए। मेरे पास ऑटोमेटिक पिस्तौल था जो भरा हुआ था। मैंने इसे अपने लंबे कुर्ते बल्कि चूल्हे के अंदर सदरी की जेब में छुपा कर रखा हुआ था। साथ फालतू गोलियों का एक डब्बा भी था। दूसरी जेब में बड़ा कमांडो चाकू भी था। चूँकि हम सपेरों के भेस में थे इसलिए हम पर किसी को शक नहीं पड़ सकता था। ट्रेन चल पड़ी। पहला बड़ा स्टेशन देवलाली आया। इसके बाद नासिक का शहर आ गया। नासिक से ट्रेन ने बसोवाल कंडा वाली लाइन पकड़ ली। बसोवाल कहीं रात के 2 बजे आया। ये जंक्शन था। यहाँ से औरंगाबाद की तरफ एक रेलवे लाइन जाती थी। भोपाल का स्टेशन दूसरे दिन 9-10 बजे के करीब आया। यहाँ से हम नागपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। ये ट्रेन गोमलवाड़ी नहीं ठहरती थी। हमें गोमलवाड़ी ही जाना था। हम इससे 7 मील पीछे एक स्टेशन पर उतर गए। याद नहीं रहा स्टेशन का नाम क्या है। इस वक्त दिन ढलना शुरू हो गया था। स्टेशन पहाड़ के नशीब में एक सुनसान जंगल में वाक़ था। मैंने वजीर से पूछा कि यहाँ से हमें कोई बैलगाड़ी वगैरह नहीं मिल सकती। वो बोला, हो सकता है मिल जाए। ये भी हो सकता है कि हमें 7 मील पैदल चलना पड़े। तुम तो कमांडो हो, तुम्हें दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई दुश्वारी नहीं होगी। कादिर खान कहने लगा, फिक्र न करो, गोमलवाड़ी का तरबियती कैंप यहाँ से 7 मील के फासले पर है, मगर हमें 5 मील ही चलना पड़ेगा। वह एक छोटा सा पहाड़ी गांव आता है। ये गांव इन लोगों ने आबाद किया है जो गोमलवाड़ी के राह कैंप के लिए काम करते हैं। इनमें एक गवाले का घर है जो तरबियती कैंप को ताज़ा दूध फराहम करता है। 2-3 घर कैंप में सफाई वगैरह करने वालों के हैं। एक मिस्त्री है। एक बिजली का काम करने वाले का घर है। 2 घर धोबियों के हैं जो कैंप में रहने वालों के कपड़े वगैरह पहाड़ी नदी पर ले जाकर धोते हैं। क्या हम इन गाँव वालों के पास जा रहे हैं? मेरे सवाल पर वजीर अली कहने लगा, कादिर खान सब कुछ सोच समझ कर अपने मंसूबे के मुताबिक काम कर रहा है। बस तुम देखते जाओ। जहाँ जांबाज कमांडो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकता, वहाँ हम जैसे मुजाहिद अय्यारी से किस तरह काम लेते हैं। रास्ता जंगलाती था। झाड़ियाँ, दरख्तों के झुंड, नदी नाले थे। हर तरफ गहरी खामोशी थी। हफ्त बहुत हो रहा था। चलते चलते हम पसीने में शराबूर हो गए। खुशकिस्मती से 2-2.5 मील चलने के बाद एक बैलगाड़ी मिल गई जो पीछे से आ रही थी। गाड़ी बांध 3 सपेरों को पैदल जाते देखा तो करीब आकर गाड़ी रोक ली। कादिर खान ने इस इलाके की देहाती जबान में गाड़ी बांध से कहा, भैया हमें गोमलवाड़ी के धोबियों के गांव जाना है, ले चलोगे? गाड़ी बांध बोला, बैठ जाए महाराज, मेरा क्या लगता है, आ जाएं। गाड़ी के आगे 2 बैल जुते हुए थे। हम गाड़ी में बैठ गए। बैठने से जिस्म को थोड़ा ठंडी हवा लगने लगी और कुछ सुकून महसूस होने लगा। गाड़ी पहाड़ी जंगली नशेब फराज में आहिस्ता आहिस्ता हिचकोले खाती सफर कर रही थी। गाड़ी बांध ने कादिर खान से पूछा, भैया आप लोग जंगल में सांप पकड़ने जा रहे हैं तो मालकुंडी नदी की तरफ पनियर काले सांपों का एक जोड़ा रहता है। इस जोड़े ने इधर रास्ता बंद कर रखा है। इनको जाकर जरूर पकड़ो, बड़ेपन का काम होगा। कादिर खान बोला, उधर भी जरूर जाएंगे और जोड़े को पकड़ लेंगे, शांत रहो। सूरज मगरिब की तरफ पहाड़ियों के ऊपर झुकना शुरू हो गया था। मुझे दूर से एक टीले के पास कुछ ढलवा छतों वाले झोंपड़ी नुमा मकान नजर आया। ये वही गाँव था जहाँ हमें जाना था। हमें गांव से थोड़ा बहुत पहले उतरना था। कादिर खान को सपेरों वाली बीन बजानी खूब आती थी। मुझे और वजीर को बिल्कुल नहीं आती थी। कादिर खान ने हमें सिर्फ इतना सिखा दिया था कि जब वो बीन बजा रहा होता तो हम अपनी अपनी बीन में से लंबी आवाज निकाल लेते थे। गाड़ी के करीब पहुंचे तो कादिर खान ने हमें इशारा किया और खुद बीन बजानी शुरू कर दी। हम भी अपनी बीन मुंह के साथ लगाकर इसमें थोड़ी थोड़ी आवाज निकालने लगे। इस तरह बीन बजाते हम 10-12 झोंपड़ी नुमा बोसीदा मकानों की बस्ती में दाखिल हुए तो बच्चे दौड़ दौड़ कर हमारे पास आने लगे। कुछ बूढ़े मर्द झोंपड़ों के बाहर बैठे नारियल के हुक्के पी रहे थे। औरतें अपने कामों में लगी थी। कहीं कहीं चूल्हों में आग जल रही थी और औरतें रोटियां पका रही थी। कुछ जवान मर्द दरख्तों के तनों से बंधी हुई रस्सियों पर सुखाने के लिए कपड़े डाल रहे थे। कादिर खान ने बीन बजानी बंद कर दी। हम झोंपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठे एक सियाह रंग के बूढ़े के पास आकर जमीन पर बैठ गए। बूढ़े ने पूछा, भाई लोग आप कहाँ से आ रहे हो? कादिर खान ने इन्हीं की जबान और लहजे में कहा, महाराज हम तो जंगली जंगल शहर शहर फिरने वाले सपेरे मांदरी हैं। इसे पता चला कि जमीन के अंदर किसी राजा के खजाने पर 2 सफेद सांप पहरा दे रहे हैं, बस इन्हें पकड़ने आए हैं। बूढ़े ने हंसकर कहा,
बाबा लोगों की इधर खजाना दबा हुआ होता तो हम यहाँ बैठकर कैंप वालों की मजदूरी न करते। तुमको किसी ने गलत खबर दी है। वजीर अली बोला, बाबा आप हमें रहने को एक झोंपड़ी दे दो। हम वादा करते हैं कि राजा का खजाना मिला तो हम सारा खजाना तुम्हें दे देंगे, क्योंकि हमें तो सफ़ेद सांप पकड़ने हैं, इसी के वास्ते हम आए हैं। हम सपेरों को खजाने की दौलत का कोई लालच नहीं है। बूढ़ा लालच में आ गया। इसने इधर उधर देखा, फिर नारियल का हुक्का चरपाई पर एक तरफ टिका कर आगे को झुककर वजीर अली से कहने लगा, अगर तुम लोग वादा करो कि राजा के खजाने का जिक्र गाँव के किसी दूसरे आदमी से नहीं करोगे तो बेशक जितने दिन चाहो यहाँ रहो। मैं गाँव वालों से कह दूंगा कि इधर जहरीले सांपों का जोड़ा आ गया है या मांदरी से पकड़ने आए हैं। वजीर अली कहने लगा, बाबा जी हम वादा करते हैं, इस बात का जिक्र हम किसी दूसरे आदमी से नहीं करेंगे। बूढ़े ने हमारे लिए एक झोंपड़ी नुमा कमरा खोल दिया। इसने गाँव के लोगों को बुलाकर कहा कि इस तरफ जंगल में बड़े जहरीले नागों का जोड़ा आ गया है, खतरा है कि वो हमारी बस्ती में ना आ जाए। ये मांदरी इस जोड़े को पकड़ने आए हैं। गांव के दूसरे मर्दों ने इस बात को ज्यादा अहमियत ना दी। वहाँ सांप भी आ जाया करते थे और उनकी तलाश में सपेरे लोग आते रहते थे। किसी ने हम पर कोई एतराज भी ना किया और अपने अपने काम में मसरूफ रहे। बूढ़े को हमने यकीन दिला दिया कि वहाँ से 1 मील के फासले पर जंगल में एक खंडर के नीचे राजा का खजाना दफन है। हम वो खजाना जरूर तलाश कर लेंगे। बूढ़े ने पूछा, तुम जमीन के अंदर खजाना कैसे देखोगे? कादिर खान ने कहा, हमारे पास एक ऐसा सांप है जो जमीन सूंघ कर हमें बता देगा कि यहाँ जमीन के अंदर खजाने के ऊपर 2 सफेदों का जोड़ा मौजूद है। बस वहीं हम जमीन खोदना शुरू कर देंगे। जब खजाना मिल गया तो सफेद सांपों के जोड़े को पकड़ कर ले जाएंगे और खजाना तुम्हें दे जाएंगे, क्योंकि हमारा खजाना ही सांप है। हमें दुनिया वालों के खजाने से कोई दिलचस्पी नहीं होती। ये बूढ़ा हमारी बहुत खातिर मदद करता रहा। इसका बेटा गोमलवाड़ी के तरबियती कैंप में मुरम्मतों वगैरह का काम करता था और मिस्त्री था। बैरक की कहीं से छत पक रही होती तो इसे दुरुस्त करता, कहीं से फर्श उखड़ता तो वहाँ सीमट से मुरम्मत लगा देता। रात को हमने खाना खाया। बूढ़ा हुक्का लेकर हमारे पास बैठा रहा और राजा के खजाने की बातें करता रहा। जब वो चला गया तो हमने आपस में बातें शुरू कर दी। झोंपड़ी में लालटेनें जल रही थी। वजीर अली ने कादिर खान से कहा, इस बूढ़े के जरिए मालूम करना होगा कि यहाँ इस धोबी का मकान कहाँ है जो कैंप के आदमियों के मैले कपड़े लाकर धोता है। कादिर खान बोला, ये भी मालूम हो जाएगा। पहले तो हम दिन निकलने के बाद गोमलवाड़ी कैंप के इर्द गिर्द चल फिर कर एक बार फिर इसका जायजा लेंगे, ताकि अगर हमारी सांपोल स्कीम किसी वजह से नाकाम हो जाती है तो हम किसी दूसरे तरीके से इन लोगों को खत्म कर सकें। कुछ देर तक बातें करने के बाद हम लोग वहीं लेटकर सो गए। दूसरे दिन काफी दिन चढ़े हम सपेरों के ही भेष में गोमलवाड़ी कैंप की तरफ चल पड़े। बूढ़े को हमने ये कहा कि राजा के खजाने की तलाश में जा रहे हैं। वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गया। कादिर ने कहा, बाबा तुम साथ चलोगे तो जिस सांप ने जमीन सूंघ कर खजाने का पता लगाना है वो पिटारे से बाहर नहीं निकलेगा। तुम गाँव में ही रहो और फिक्र न करो। खजाना मिल गया तो हम तुम्हें वहाँ ले जाकर खजाना तुम्हारे हवाले कर देंगे और हम खजाने के सांप लेकर चले जाएंगे। बूढ़ा मुतमईन हो गया। कादिर खान हमारी रहनुमाई कर रहा था। गोमलवाड़ी कैंप वहाँ से 3 मील के फासले पर था, मगर कादिर खान हमें मुख्तसर पहाड़ी रास्ते से ले जा रहा था। ये सारा इलाका हब्स आलूद था। जगह जगह झाड़ियाँ, जंगली बेलें, जमीन से निकले हुए पत्थर थे जिन पर सब्सकाई जमी हुई थी। कहीं कहीं खेत नहीं था। कोई आता जाता देहाती भी हमें ना मिला। एक टीले का चक्कर काट कर हम बाहर निकले तो दरख्तों के झुंड के पास सामने गोमलवाड़ी का तरबियती कैंप था। पहली निगाह में ये मुझे जंगी कैदियों का कैंप मालूम हुआ। चारों तरफ कांटेदार तारों की ऊंची दीवार थी। एक तरफ ऊंची मचान पर वाच टावर था। मगरबी जानिब 3 बैरकें थी। कैंप की तरफ से आदमियों को ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वजीर अली ने बताया कि दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है। हम दरख्तों के झुंड में एक जगह आड़े खड़े होकर कैंप को देख रहे थे। कादिर खान बोला, वजीर भाई यहाँ तो अपने सांपों की तरकीब ही कारगर साबित हो सकती है। कोई भी दूसरा तरीका इख्तियार किया तो इसमें दुश्वारी पेश आ सकती है। कादिर खान का मशवरा बिल्कुल सूरत हाल के मुताबिक था, क्योंकि हम अपने महदूद वसाइल और मुख्तसर असले के साथ कैंप पर कमांडो अटैक नहीं कर सकते थे। मैंने कादिर खान से पूछा कि आप लोगों के सांप आपको धोखा भी दे सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप इस तरीके कार से ज़्यादा मुतमईन नहीं हैं। कादिर खान बोला, सांप आखिर सांप होता है, कोई गोरीला तो नहीं है कि टारगेट पर जाकर यह टारगेट मार लेगा या खुद मर जाएगा। सांप से कोई गलती भी हो सकती है, अगरचे इसका इम्कान बहुत कम है। बहरहाल ये तयशुदा बात है कि हमें अपने सांपों से ही काम लेना पड़ेगा। चलो वापस चलते हैं। जंगल खतरनाक है, किसी तरफ से कोई भी दरिंदा निकलकर हमला कर सकता है। मैंने कहा, हमारे पास दरिंदों का मुकाबला करने के लिए बड़े चाकू और ऑटोमेटिक पिस्तौल मौजूद है। वजीर कहने लगा, भाई यहाँ हल्के से हल्का दरिंदा भी निकल कर आया तो शेर ही हो सकता है, और शेर तुम्हारे ऑटोमेटिक पिस्तौल की सारी गोलियां खाकर भी हमसे 1-2 को लेकर ही मरेगा। हम वापस मुड़ गए। अब कादिर खान और वजीर अली का मिशन शुरू हो गया। कादिर खान ने बूढ़े को जाकर बताया कि जंगल में जाकर पिटारी से सांप बाहर नहीं निकला। बूढ़े ने पूछा, वो बाहर क्यों नहीं निकला मांदरी भाई? कादिर खान ने कहा, इसकी वजह यह है कि बाबा इन सांपों को मर्द आदमियों के पुराने कपड़ों के सूंघने की आदत पड़ गई है। अगर इन्हें इर्द गिर्द मौजूद तमाम मर्द आदमियों के पुराने कपड़े हमें किसी तरह ला दो तो हम अपने सांप को बारी बारी सारे पुराने कपड़े सूंघाएंगे। हमें पूरा भरोसा है कि इन पुराने कपड़ों में से एक कपड़ा जरूर ऐसा होगा कि जिसको सूंघने से ये सांप जंगल में जाकर पिटारी से बाहर निकल आएगा। एक बार ये पिटारी से बाहर निकल आया तो फिर जमीन सूंघकर हमें बता देगा कि राजा का खजाना किस जगह जमीन में दबा हुआ है। बूढ़ा कहने लगा, महाराज ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अपने यहाँ जितने मर्द हैं मैं इन सब के मैले कपड़े तुम्हारे पास लाकर ढेर कर दूंगा।
वजीर अली ने कहा, लेकिन सिर्फ इन कपड़ों से बात नहीं बनेगी। जो लोग कैंप में रहते हैं तुम्हें इनके कपड़े भी लाने होंगे, क्योंकि हो सकता है इन मर्दों के कपड़ों में से किसी की बू हमारे सांप को पसंद आ जाए और वो जंगल में जाकर पिटारी से निकलकर खजाने का सुराग लगा ले। बूढ़ा बोला, ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। अपना कलवा धोबी कैंप के सारे मर्दों के मैले कपड़े घाट पर ले जाकर धोता है। मैं इसके झोंपड़े से मैले कपड़ों को गठरा उठाकर ले आऊंगा। कादिर खान ने कहा, लेकिन बाबा इसमें एक बात की शर्त है। शर्त यह है कि ये काम बड़े खुफिया तरीके से होना चाहिए। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम ये मैले कुचैले कपड़े हमारे सांप को सुंघाने ले जा रहे हो। अगर ये रात किसी को मालूम हो गया तो सांप पिटारी से बाहर नहीं निकलेगा और तुम्हें राजा का खजाना कभी नहीं मिल सकेगा। बूढ़ा हमारी झोंपड़ी में हमारे सामने जमीन पर बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था। कहने लगा, बाबा लोग किसी को काहे की खबर होगी। अरे ये काम मैं ऐसे करूंगा कि खुद कलवा धोबी को भी पता नहीं चल पाएगा। मैं इसके मैले कपड़ों का गठरा उठाकर ले आया हूँ। वजीर अली कहने लगा, तो फिर बस समझो तुम्हें राजा का खजाना मिल गया है। तुम्हारी बाकी जिंदगी ऐश में गुजरेगी। इस बूढ़े को धन दौलत का बड़ा लालच था। इसी लालच की वजह से वो सारे काम करने के लिए तैयार हो गया था। कादिर खान ने पूछा, कलवा धोबी किस रोज कैंप के मर्दों के लिए मैले कपड़े धोने के लिए लाता है? बूढ़ा कहने लगा, 7 दिनों में एक बार लाता है। अभी 3-4 रोज पहले वो कपड़े धोकर इस्त्री करके कैंप में देकर आया है। अब 2 दिन बाद ही वहां से कपड़े लाएगा। इतनी देर में मैं अपने गांव के मर्द लोगों के मैले कपड़े लाकर तुम्हें दे देता हूँ। वजीर अली ने कहा, सारे मैले कपड़े एकदम से मत लाना, इस तरह गांव वालों को शक पड़ सकता है। तुम एक एक 2-2 करके कपड़े लाओ, हम अपने सांप को सुंघाते जाएंगे। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करूंगा। बूढ़ा चला गया तो कादिर खान कहने लगा, इसका मतलब है हमें कैंप के दहशतगर्दों और इसराइली और बंगाली इंस्ट्रक्टरों के मैले कपड़ों का 3 दिन तक इंतजार करना होगा। मजबूरी है। वजीर अली ने कहा, कोई बात नहीं, हमें कौन सी जल्दी है, यहाँ इत्मीनान से बैठे हैं, 3 दिन और इंतजार कर लेंगे। मैंने कहा, कहीं इस दौरान कैंप से ज़ेर तरबियत दहशतगर्दों की पहली खेप बम्बई की तरफ रवाना न कर दी जाए। कादिर खान बोला, मुझे भी यही फिक्र है। इसने वजीर अली से कहा, वजीर भाई तुम्हें दिन में गोमरवाड़ी कैंप का एक चक्कर जरूर लगाना पड़ेगा, ताकि हमें मालूम हो सके कि दहशतगर्द अभी कैंप में ही है। अगर वो निकलने वाले हैं तो हम किसी दूसरे तरीके से इन्हें हलाक करने की कोशिश करेंगे। वजीर अली बोला, ठीक है, मैं सर्वे करता रहूंगा। शाम का अंधेरा छा रहा था। बूढ़ा लालची कपड़ों की एक गठरी उठाकर हमारे झोंपड़े में आ गया। कहने लगा, मैं गांव के मर्दों का तो एक एक मैला कपड़ा बांध कर ले आया हूँ, इन्हें तो अपने सांप को सुंघाओ। हमने गठरी को खोल कर देखा, इसमें कुछ पुराने मैले कुचैले लंगोट थे, 1-2 मैले कुचैली बनियाने थी, 3-4 घुटनों से ऊपर तक बांधी जाने वाली मैली धोतियां थी। कादिर खान ने इन कपड़ों को एक तरफ रखते हुए कहा, ठीक है बाबा, अब तुम जाओ, हम अपने सांप को ये कपड़े रात को सुंघाएंगे।